श्रोतावृंद, आप सबका अभ्यास मंडल परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आप सब अभ्यास मंडल की गतिविधियों से, उसके उद्देश्यों से भली भांति अवगत हैं। फिर भी आदरणीय कुलकर्णी जी के समक्ष बहुत संक्षेप में मैं अभ्यास मंडल का परिचय रखना चाहूँगा। अभ्यास मंडल अराजनीतिक कार्यकर्ताओं का स्वैच्छिक संगठन है। ये खुला और उदार मंच है जो लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध है। अभ्यास मंडल की गतिविधियों को हम एक सरणी की तरह से देखें तो दो धाराएं इस सरणी की है। एक धारा जो वैचारिक आयोजन की धारा है और दूसरी क्षेत्र और इंदौर के बुनियादी विकास के सवालों की धारा है। 1959 से लगातार सक्रिय अभ्यास मंडल की अपनी विशिष्ट पहचान देश में ग्रीष्मकालीन व्याख्यानमाला के कारण है। ग्रीष्मकालीन व्याख्यानमाला 1959 से अबाधित रूप से चलती रही है, सिर्फ इस कोरोना महामारी के काल को छोड़कर। ग्रीष्मकालीन व्याख्यानमाला के वैचारिक अभियान को मासिक व्याख्यानमालाओं के आयोजन के द्वारा और विस्तार दिया गया है और इन क्षेत्र के जो बुनियादी मुद्दे हैं, पानी के, पर्यावरण के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, यातायात के, इन बुनियादी सवालों पर एक रचनात्मक हस्तक्षेप, एक क्रियात्मक हस्तक्षेप, एक उत्प्रेरक शक्ति के रूप में अभ्यास मंडल का रहा है और इंदौर के नागरिकों संगठनों का, व्यापारिक ट्रेड यूनियन संगठनों का, औद्योगिक और व्यावसायिक संगठनों का सहयोग और अभ्यास मंडल के प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं और समर्पित कार्यकर्ताओं का समर्पण और विश्वास अभ्यास मंडल की पूंजी और शक्ति है। वर्चुअल आयोजन इस समय की आवश्यकता है और मासिक व्याख्यानों वालों की श्रृंखला को हमने पुनः शुरुआत किया है। 3-4 आयोजन हुए हैं। व्यवहारिक धरातल पौधारोपण के कार्यक्रम से सक्रिय आयोजन भी हमने किए हैं और इन सारी बाधाओं से निपटते हुए, इस महामारी के दौर को निपटते हुए हम पुनः पूरी शक्ति और ऊर्जा के साथ अभ्यास मंडल की विचारधारा, उसके उद्देश्यों के अनुरूप काम करेंगे। इस संकल्प के साथ हम आज के वक्ता को सुनेंगे। मैं बहुत संक्षेप में आदरणीय सुधींद्र कुलकर्णी जी का परिचय देना चाहूँगा। श्री सुधींद्र कुलकर्णी जी का जन्म और शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा अथानी, जिला बेलगाम, कर्नाटक में हुई। उच्च शिक्षा आपने IIT मुंबई से ग्रहण की। बहुत व्यापक अनुभव आपके हैं। पत्रकारिता का आपका बड़ा गहरा अनुभव रहा है। ब्लिट्ज में आप कार्यकारी संपादक और उप संपादक रहे हैं। हिंदुजा ग्रुप ऑफ कंपनीज में वाइस प्रेसिडेंट मीडिया रहे हैं। राजनीति का सीधा संस्कार आपका रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में 19 मार्च 1999 से 22 मई 2000 तक प्रधानमंत्री कार्यालय में डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस के पद पर आप कार्यरत रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि इतने गहन अध्येता, इतने अनुभवशील, विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सक्रिय हिस्सेदारी करने वाले आदरणीय सुधींद्र कुलकर्णी जी हमारे बीच में हैं। मैं अभ्यास मंडल के परिवार की ओर से उनका एक बार पुनः अभिनंदन करता हूं और उन्हें बहुत विनम्रता से आमंत्रित कर रहा हूं कि वे 27वीं चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के यश अपयश, कांग्रेस, भाजपा, अन्य भारतीय दलों के लिए सबक विषय पर अपने विचार रखें। आदरणीय श्री सुधींद्र कुलकर्णी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भरत छापरवाल जी, अभ्यास मंडल परिवार के सभी नेतृत्वगण और इंदौर के सभी मित्रगण, शिवाजी मोहिते जी जिनका मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने मुझे अप्रोच किया इस कार्यक्रम के लिए
और मुझे बहुत खुशी हो रही कि इस कार्यक्रम में मेरे वरिष्ठ मित्र मुकुंद राव जी भी हैं और उनकी धर्म पत्नी भी है। आप सबको नमस्कार। इंदौर एक प्रबुद्ध जनों की नगरी है, विद्वत जनों की नगरी है। और जैसे आपने प्रारंभिक अपने बातों में कहा कि एक विभिन्न विचारधाराओं के प्रति आदर रखने वाला एक आदर्श अभ्यास मंडल, एक प्लेटफॉर्म फॉर मीनिंगफुल कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट आइडियाज एंड आइडियोलॉजीज, जिसकी आज बहुत जरूरत है। मैं पहले भी एक बार अभ्यास मंडल के कार्यक्रम में आया हूं। वो तो वर्चुअल नहीं था, वो फिजिकल था। अच्छा लगा था। मेरे एक बात मैं स्वयं जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि मैं अब चीन और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और उसकी जो यश और अपयश के बारे में बोल रहा हूं, इससे जुड़ा हुआ एक मेरा परिचय है। मैं भारत चीन, भारत पाकिस्तान मैत्री के लिए अनेक वर्षों से काम करता आया हूं और एक फोरम फॉर अ न्यू साउथ एशिया नाम का एक नया मंच मैंने बनाया है, जिसका उद्देश्य है भारत पाकिस्तान चाइना मैत्री सहयोग और इसके साथ साथ पूरे दक्षिण एशिया के नए भविष्य के लिए विचार मंथन करने वाला एक मंच है। तो इस प्रयास में चीन के बारे में मैंने जो भी ज्ञान अर्जन किया है, कई बार चाइना जा चुका हूं। जब सबसे पहले तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ गया था 2003 में, उसके बाद कई बार मैं गया हूं। तो मैं जो भी कहने जा रहा हूं, इसका है एक आवश्यक बैकग्राउंड है, पार्श्वभूमि है। आजकल कम्युनिस्ट चाइना के बारे में कुछ प्रशंसा की बातें कहना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि चाइना बहुत लोग समझते हैं कि हमारा शत्रु है। तो चाइना के बारे में प्रशंसा करने वाले सब्जेक्ट्स ऑफ सस्पिशन, and not just subjects of suspicion, but also subjects of targets of attack as anti-national and all that. लेकिन फिर भी सत्य जो है वो सत्य है, और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि वैरी से भी कुछ सीखना है तो सीखो। मैं चाइना को वैरी नहीं समझता हूं, पाकिस्तान को भी वैरी नहीं समझता हूं, लेकिन जिनके आइडियोलॉजी से हम डिसएग्री करते हैं, उनसे भी कुछ सीखना है तो हमें सीखना चाहिए। इस दृष्टि से मैं इस विषय का प्रवेश कर रहा हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि 21वीं सदी भारत की सदी बननी चाहिए। यह एक बहुत एक मजबूत आशय, एस्पिरेशन आज 130 करोड़ भारतीयों में जग गया है और यह होने वाला है। लेकिन हमारा पड़ोसी चीन एक दृष्टि से आज ही 21वीं सदी चीन की सदी बनती जा रही है, यह दृश्य हम देख रहे हैं। मैं केवल 2 उदाहरण, बहुत ही रीसेंट उदाहरण देना चाहता हूं कि चीन की शक्ति किस तरह से बढ़ रही है। हाल ही में चाइना में अमेरिका के डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आई थी, वेंडी शर्मन। तो
उस डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ अमेरिका, विच इज द माइटिएस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड, उनको चीन के विदेश मंत्री कहते हैं कि हमसे बात करना है तो आप समानता के आधार पर बात करिए। टू टॉक टू चाइना फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ, दोज डेज आर गॉन। और यदि समानता के बर्ताव करना अभी तक आपने नहीं सीखा है तो हम आपको ट्यूटोरियल देंगे। तो ये इस तरह से आंख मिलाकर अमेरिका के साथ जो देश आज बात करता है, बर्ताव करता है, इसका मतलब है कि उसकी शक्ति बढ़ी है। और एक उदाहरण, हम सब जानते हैं अफगानिस्तान में अब क्या हो रहा है। अफगानिस्तान में 20 साल के युद्ध में पराजय के बाद अमेरिका की सेना वापस जा रही है और वहां एक नया सत्तांतर होने वाला है। और सबका मानना है कि इसमें तालिबान का एक बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। तो तालिबान के सभी नेता वो चाइना जाते हैं, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि जो भविष्य का विश्व, वो चाइना इसमें सबसे बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। ये मैंने 2 उदाहरण इसलिए दिए कि हमें ये जानने की जरूरत है कि विश्व बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है। और इस बदलते दुनिया में चीन का स्थान जो पहले था वो नहीं रहा। जुलाई 1 तारीख को, इसी महीने के 1 तारीख को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे हुए, यानी पार्टी शतायुषी बनी। तो मैं सोच रहा था कि आज का यह व्याख्यान मैं कहां से शुरू करूं। मैं 2 चीनी पौराणिक कथाओं से शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि जैसे पुराण और पौराणिक कथाएं भारत में बहुत मशहूर हैं, उसी प्रकार से चाइना में भी मशहूर है। और आपको ये जानते हुए थोड़ा बहुत आश्चर्य होगा कि चीनी पौराणिक कथाएं और हिंदू पौराणिक कथाएं, इनमें बहुत साम्य है। तो इस कम्युनिस्ट पार्टी के सेंटिनरी सेलिब्रेशन के परिप्रेक्ष्य में बीजिंग में अनेक कार्यक्रम हुए, पूरे देश में कार्यक्रम हुए। तो बीजिंग में there were 2 very popular ballets being enacted, नाटक। तो एक नाटक की कथा, यानी पौराणिक कथा यह थी कि बहुत साल पहले एक चाइना में एक 2 गांव हैं, दोनों गांवों के बीच 2 बहुत बड़े पर्वत हैं और लोग बहुत परेशान हैं कि हम इन पर्वतों को पार करके यहां से वहां जाना, वहां से यहां जाना बहुत मुश्किल है। तो इसमें से कुछ रास्ता निकलना चाहिए। तो अपने गांव के एक बुजुर्ग, 90 वर्ष के एक बुजुर्ग के पास जाते हैं कि आप ही बताइए, कि आप ही कुछ करिए, इसमें से कुछ रास्ता निकालिए। वो 90 साल का जो उसे पंच कहिए, जो भी कहिए, he works and works and works and works and finally he succeeds in dividing the 2 huge mountains and creates a path। यानी जो सतत परिश्रम करता है और एक ध्येय लेकर परिश्रम करता है, उसके लिए यश यह सुनिश्चित है। एक दूसरा नाटक है जिसमें कथा यह है कि वहां का वरुण देव और वहां का अग्निदेव, इन दोनों के बीच लड़ाई होती है। लड़ाई इतनी बड़ी होती है कि आकाश फूट जाता है। देयर इज अ होल इन द स्काई एंड द एंटायर ह्यूमैनिटी इज स्कैर्ड, व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू अस। तो सभी देवी देवताएं एक नुआ नाम की एक देवी है, उनके पास जाते हैं, आप ही कुछ करिए। तो ये नुआ देवी
एक बहुत लंबा एक she builds a huge tower, and that tower reaches right up to the sky and fills the hole and saves humanity. यानी कहने का मतलब है कि इस 100 साल के कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास को सेलिब्रेट करते हुए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और चीनी जनता, चीनी समाज, ये इसके प्रेरणा के लिए वो कहां तक गए? अपने पुराणों तक गए, और पुराण भारत को भी प्रेरणा देते आई है। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ काम किया हूं, तो उनकी एक बहुत मशहूर कविता है, आओ फिर से दिया जलाएं। उसमें एक नवदधीची की बात आती है। अटल जी कहते हैं, अंतिम विजय का वज्र बनाने नवदधीची हड्डियां गलाएं। यानी हम ऐसा प्रयास करें नवदधीची बने। यानी दधीची की कथा तो हम सब जानते ही हैं। तो इस प्रकार का प्रयास करें, भगीरथ प्रयास करें और एक नया समाज, नया भारत बनाएं। तो मेरा कहना है कि चीन ने भगीरथ प्रयास करके एक नया समाज, नया राष्ट्र बनाने में उन्हें काफी एक यश मिला है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि they have been 100% successful. I don't even say that they have not made mistakes. They have made huge mistakes, especially 3 big mistakes. एक 1950 के दशक में माओ त्से-तुंग ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड नाम का एक अभियान शुरू किया, और उस अभियान इतना गलत था, और इस गलत अभियान के कारण लाखों लोग मर गए। विफल हुआ वो अभियान। उसके बाद 1966 से 1976 तक कल्चरल रेवोल्यूशन के नाम पर और एक वहां अराजकता मच जाती है। इट वॉज सच ए chaotic period, 10 years of chaos, utter chaos in China. पूरा चाइना पीछे हट जाता है। Then comes 1987, the Tiananmen Square, the gunning down of thousands of students who were demanding democracy को कुचला जाता है। तो ये सब गलतियां तो हुई ही है, लेकिन इसके बावजूद 1921 में जो इस पार्टी का जन्म हुआ, 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में क्रांति यशस्वी हुई और एक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का जन्म हुआ। तो 1949 से आज तक हम ये जो नया चाइना का जो प्रवास देखते हैं, तो इस प्रवास में चाइना ने अद्भुत साधनाएं हासिल की है, स्पेशली आफ्टर 1978, क्योंकि 1978 जो है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के और चाइना राष्ट्र के इतिहास में एक मील का पत्थर है। दैट इज व्हेन डेंग जियाओपिंग, द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ चाइना, ही मेड अ एब्सोल्यूट यू टर्न इन पॉलिसी। यानी कम्युनिज्म को तो उन्होंने लगभग डॉगमेटिक कम्युनिस्ट राजनीति जो थी और आइडियोलॉजी जो थी, उससे पूरी तरह से हटकर रिफॉर्म्स एंड ओपनिंग अप, ये एक नई नीति उन्होंने अपनाई। और उसके बाद पिछले 40 सालों में चीन की आर्थिक प्रगति इतनी तेजी से दौड़ गई है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। 1976 जब माओ त्से-तुंग उनकी मृत्यु होती है, एट दैट टाइम चाइना's GDP was almost equal to that of बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश 1971 में बांग्लादेश का जन्म होता है। एक बहुत ही कठिन परिस्थिति से बांग्लादेश का जन्म हुआ है, और बांग्लादेश जितना पिछड़ा था उतना पिछड़ा चाइना था। लेकिन आज चाइना की GDP, it is $15 trillion. It is the second wealthiest nation in the world. और आज भारत की GDP है $3 trillion। यानी चीन की
जो अर्थव्यवस्था है, इट इज 5 times लार्जर। और अगले कुछ 7-8 वर्षों में अमेरिका को भी सरपास करने वाला है। चाइना विल बिकम द वेल्थिएस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। मैं कुछ चीन के उपलब्धियों के बाद दे आर वेरी इलोक्वेंट। बिकम सेक्रेटरी बने इस पार्टी के 2012 में। तो उन्होंने कहा कि हमारे 2007 में शुरू हुआ, यानी लगभग 40 साल के बाद। लेकिन आज दुनिया में सबसे ज्यादा बुलेट ट्रेन की लंबाई 38,000 किलोमीटर्स वो चाइना में है। और पूरे विश्व में जितनी लंबाई है बुलेट ट्रेन की, 2/3 आज चाइना में है। इतना ही नहीं, चाइना तो आज पायलट चला रहा है 250 किलोमीटर नहीं, 600 किलोमीटर पर आवर, यानी 600 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि इंदौर से मुंबई 1 घंटे में जा सकते हैं, यानी ऑलमोस्ट एज फास्ट एज अ एयर ट्रैवल। और ये भी सेल्फ रिलायंट, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी और कहीं से नहीं, अपने स्वयं बनाया। दूसरा उदाहरण, मंगलयान। भारत ने भी मंगलयान का एक प्रयोग किया है, बहुत अच्छी बात है। चंद्रयान सफल हुआ। आज हम जब बात कर रहे हैं, इसी वक्त मंगल ग्रह पर चीन का मंगलयान तियानवेन आज वहां मौजूद है। मौजूद ही नहीं, उसकी एक स्पेस शिप, स्पेस कार, वो मंगल ग्रह पर सब जगह घूम रही है और वहां से डेटा भेज रही है। निर्भर 2011 में चाइना को बैन स्पेस स्टेशन में पार्टिसिपेट होने से, तो चाइना ने स्वयं का स्पेस स्टेशन बनाया, स्वयं का। अभी तक चाइना के 14
अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में गए हैं, भारत का एक गया है, राकेश शर्मा। अब 84 कहां से? सोवियत यूनियन से। उसके बाद भारत का कोई भी अंतरिक्ष यात्री अभी तक अंतरिक्ष में नहीं गया है। तीसरा मानते हैं कि चाइना अब फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनी है। चाइना इतना एक्सपोर्ट करती है स्वयं के जो वस्तुओं को कि उसे कहते हैं कि ये फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। एक समय था कुछ 15 साल 20 साल पहले, भारत में ये कहा जाता था कि चीनी माल यानी चाइना माल ये सस्ता माल और खराब माल। आज कोई नहीं कहता है। आज चाइना टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, क्वालिटी के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ब्लॉकचेन हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, रोबोटिक्स हो, कर रहा है आत्मनिर्भरता से। हमारे यहां कभी कभी एक कैंपेन चलता है कि बॉयकॉट चाइनीज गुड्स, बॉयकॉट चाइनीज गुड्स। मित्रों, यह आपको शायद आपने भी पढ़ा होगा, लेकिन ये आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि गालवान वैली के बाद हमने जो भी कदम उठाई, चाइनीज इंपोर्ट्स में 62.5% वृद्धि हुई है पिछले एक साल में। यानी बहिष्कार करना तो दूर, चाइनीज माल हम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसकी क्वालिटी है। आज कंप्यूटर्स हो, स्मार्टफोन्स हो, ये सबसे ज्यादा चाइना में बनती है। एप्पल फोन भी, उसकी मेजॉरिटी ऑफ एप्पल फोन्स आर मेड प्रोड्यूस्ड इन चाइना। तो कहने का मतलब है भाई साहब कि इन सभी क्षेत्रों में चाइना ने एक छलांग मारी है। और ये हमें समझना नहीं चाहिए कि केवल बुलेट ट्रेन और स्काई स्क्रेपर्स और एयरपोर्ट्स, इन्हीं क्षेत्रों में चाइना की उपलब्धियां हैं। मैं कई बार जा चुका हूं सोशल सेक्टर में, यानी सामाजिक विकास के क्षेत्रों में, वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या अर्बनाइजेशन। अभी प्रारंभिक भाषण में हमारे मित्र ने कहा इंदौर को एक आदर्श शहर कैसे बनाएं, इसके लिए अभ्यास मंडल प्रयासरत है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आप कृपया चाइना में जो मॉडल अर्बनाइजेशन चल रहा है इसका कृपया थोड़ा सा करिए। आपके मंच का नाम है अभ्यास मंडल, आप अभ्यास करिए। मैं 5 साल में उनके इन देयर 14th 5-year plan they have said that they are going to spend 1 lakh crore rupees only on creating new gardens। पिछले साल शंघाई में उन्होंने 50 नए गार्डन्स बनाए, अगले 5 साल में 500 नए गार्डन बनाएंगे। और लगभग प्रत्येक शहर में, चाइनीज शहर में इतने अच्छे गार्डन्स हैं, इतने अच्छे ऑडिटोरियम्स हैं, इतने अच्छे कल्चरल सेंटर्स हैं। मैं समझता हूं कि उनके जिला केंद्रों में भी जो कल्चरल सेंटर्स हैं वो हमारे स्टेट कैपिटल से भी अच्छे हैं। यानी केवल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में वो बहुत प्रायोरिटी दे रहे हैं। वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, यानी आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि नाउ वेरी सून चाइना विल हैव मोर फॉरेन स्टूडेंट्स देन इवन अमेरिका। यानी हमारे यहां तो वी थिंक दैट अमेरिका इज द बेस्ट प्लेस टू गो फॉर हायर एजुकेशन। China is attracting because China is creating world class universities. Indian students
20,000 भारत के विद्यार्थी आज मेडिसिन सीखने के लिए चाइना में है। 20,000। इसके अलावा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पर उनका बहुत बड़ा ध्यान है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की कि इतनी तेजी से उनका जो आर्थिक विकास हुआ, आर्थिक विकास के इस क्रम में, इस प्रवास में उन्होंने एनवायरमेंटल डैमेज, इतनी व्यापक डैमेज हुआ है, अब वो जान चुके हैं कि इससे हमारी प्रगति, हमारा विकास यह सस्टेनेबल नहीं हो सकता है। तो इसलिए एनवायरमेंटल रीजनरेशन, शी जिनपिंग के उनकी आज की जो प्रायोरिटीज हैं उसमें सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही है कि टू मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टू इकोलॉजिकल रेवोल्यूशन, टू क्रिएट हार्मनी बिटवीन मैन एंड नेचर। इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में चाइना बहुत आगे जा चुका है। Their renewable energy capacity is 900 gigawatts. भारत का 93 गीगावाट्स। मित्रों, जब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे हुए जुलाई 1 तारीख को, तो राष्ट्रपति शी जिनपिंग यानी जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, उनके भाषण में उसका जो थीम था वह था नेशनल रिजुविनेशन ऑफ चाइना, यानी चीनी राष्ट्र का राष्ट्रोत्थान। उनके पूरे भाषण में 24 बार यह राष्ट्रोत्थान, नेशनल रिजुविनेशन की बात आती है। दे आर सिंगल माइंडेडली परसुइंग द गोल ऑफ नेशनल रिजुविनेशन ऑफ देयर कंट्री। तो यह सब कैसे संभव हुआ? मित्रों, मैं एक सिंगापुर के पूर्व राष्ट्रपति यानी आधुनिक सिंगापुर के वो जनक हैं ली कुआन यू, उनकी एक बात का स्मरण करना चाहता हूं। ली कुआन यू कहते हैं कि चाइना जो इतना सब हासिल किया है, the Chinese communism has failed, but Chinese Communist Party has succeeded. यानी कम्युनिज्म वहां विफल हो चुका है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी बहुत सफल हुई है। यह सफल होने के पीछे कारण क्या है? यानी कोई भी राष्ट्र हो, भारत हो, चाइना हो, और कोई भी राष्ट्र हो, इतने कम समय में इतना कुछ, इतनी उपलब्धियां हासिल करना, इसके लिए 3 शक्ति चाहिए। एक जनशक्ति, संगठन शक्ति, नेतृत्व शक्ति। चीन के उपलब्धियों के पीछे यदि कोई रहस्य है, वह रहस्य है कि जनशक्ति, they have been able to unite their people. Second, संगठन शक्ति, organizational power. And third, the power of leadership. In our leadership, जिसके पास दूरदृष्टि है, it has a long range view. वो कहते हैं कि 2050 तक, यानी बार बार कहते हैं कि हमारा लक्ष्य 2050, when the 100th year of the founding of the People's Republic of China is celebrated in 2049, China should become a model socialist nation, a fully developed model socialist nation. यानी पार्टी के 100 साल हुए, अब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के 100 साल होने वाले हैं 2049 में, उस लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। तो मित्रों, हमारे यहां बहुत बार हम सुनते हैं कि चीन की उपलब्धियां कुछ भी रही होगी, लेकिन भारत लोकतंत्र राष्ट्र है। We say it as if, that is our biggest strength. Of course, it's a big strength.
but has the strength of democracy delivered development of the kind that the people of India desire and aspire for? इस प्रश्न का उत्तर है बहुत निराशाजनक है। यानी हमारी लोकतंत्र है, चाइना में लोकतंत्र नहीं है, ये हमारी एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन क्या इस लोकतंत्र के माध्यम से, इस मार्ग से क्या हम एक नया भारत बनाने में उतने सफलता हासिल की है जितना चाइना ने किया है? इट्स ए पॉइंट टू बी इंट्रोस्पेक्टेड फॉर। इसलिए मैं समझता हूं कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से हमें क्या सीखना है, वो कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या और कोई भी पार्टी हो, भारत की राजनीतिक पार्टियां, उनके लिए क्या सबक है? मैं संक्षेप में 8 सबक गिनाना चाहूंगा। सबसे पहला लेसन तो यह है कि अनलाइक इन चाइना, हमारी जनशक्ति यह बिखरी हुई है, विघटित हुई है। जनशक्ति बिखरी हुई है, इसका कारण है कि हमारे राजनीतिक शक्ति वो बिखरी हुई है। हमारे राजनीतिक दलों में सहयोग कम है, संघर्ष ज्यादा है, टकराव ज्यादा है। हम किसी भी बड़े प्रश्न पर आम सहमति की राजनीति नहीं चलाते हैं। वो कश्मीर का सवाल हो या आर्थिक विकास का सवाल हो या और, यानी हम रोज रोज अखबारों में पढ़ते क्या है? जो सत्ता पर पार्टी है उसके खिलाफ विरोधी दल अटैक करते रहते हैं, और जो सत्ता पार्टी आगे आगे चलकर यदि विपक्ष में बैठेगी वही काम करेगी। यानी और ये हमारी व्यवस्था की आज एक मजबूरी बनी है। पार्टियां भी, वो कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, वो यानी टिकट किसको देते हैं? दे लुक एट विनेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, जो जीत सकता है। और विनेबिलिटी के क्राइटेरिया क्या है? धन शक्ति, जाति की शक्ति, धर्म की शक्ति, और भी कुछ शक्तियां हैं। और लोक लुभावन, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कहो, हम 15 लाख सबको दे देंगे, उसके बाद कहना कि ये तो जुमला था। क्या इससे हमारा लोकतंत्र मजबूत बन सकता है? हमारी व्यवस्था मजबूत बन सकती है? क्या इससे हम भगीरथ प्रयत्न कर सकते हैं? दूसरा सबक, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में जो ऊपर आता है, कोई भी एक्टिविस्ट, कोई भी वर्कर, कार्यकर्ता, वो ऊपर आते आते नेता बन जाता है, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है? परफॉर्मेंस, कर्तृत्व। यानी वहां भी चापलूसी है, वहां भी कुछ हद तक गुटबाजी है, यानी वह कोई परफेक्ट सिस्टम नहीं है। लेकिन आमतौर पर सबसे जो ऊपर जाते हैं वो अपने कर्तृत्व के आधार पर, एंड देयर परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एंड असेस्ड एट एवरी लेवल। उसके बिना वो ऊपर तक जा ही नहीं सकते हैं। तीसरी सबक, यानी वहां जो नेता बनते हैं, उस नेता के लिए एक क्राइटेरियन ये है, स्पेशली दोज हु राइज अप टू नेशनल लेवल, दे मस्ट हैव वर्कड इन 5, 6, 7, 8 डिफरेंट प्रोविंसेस ऑफ चाइना। शी जिनपिंग वो अब राष्ट्रपति बने हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने हैं, लेकिन इससे पहले he has worked in Shaanxi province, in Fujian province, Zhejiang province, in Shanghai। उसके बाद वो बीजिंग आए, बीजिंग में भी विभिन्न लेवल पर आते आते वो जनरल सेक्रेटरी बने। यानी इस प्रकार से पूरे देश में जो नेता काम करता है, तो पूरे देश की एक सच्चाई उसे पता चलता है, उसका अनुभव वो राष्ट्रीय होता है, प्रादेशिक नहीं। हमारे यहां बहुत ही ऐसे कम नेता हैं
जिन्हें पूरे देश में काम करने का अनुभव मिला है। यानी कोई मैं उदाहरण यानी कोई कंपैरिजन करना चाहूंगा तो मैं कहूंगा कि केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक वो राजनीतिक पार्टी नहीं है, लेकिन फिर भी एक राष्ट्रीय संगठन है जिसके प्रचारक वो विभिन्न प्रदेशों में जाते हैं, काम करते हैं और उनके लिए एक राष्ट्रीय सोच उनमें बनती है। लेकिन चाइना में एक कम्युनिस्ट पार्टी के लिए ये कंपलसरी है कि a person must work in very many provinces before he rises up. Next lesson, सामूहिकता। मित्रों, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, हम ये डिक्टेटरशिप है हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी की कार्य पद्धति, इसमें बहुत सामूहिकता का गुण है। 25 पॉलिट ब्यूरो मेंबर्स, 7 मेंबर्स ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द पॉलिट ब्यूरो। ये जो पॉलिट ब्यूरो हो या स्टैंडिंग कमिटी हो, ऑल मेजर इश्यूज आर डिस्कस थ्रेडबेयर। यानी ऐसा नहीं कि वो जनरल सेक्रेटरी है, शी जिनपिंग है, वो सब निर्णय वही लेते हैं। दिस इज नॉट हाउ द कम्युनिस्ट पार्टी वर्क्स। और मैं ये कहना चाहूंगा, इफ आई हैव टू ड्रॉ अ कंपैरिजन, the capabilities of the ministers of the Modi government is far inferior to the capabilities of members of the Politburo. यहां जो मंत्री बनते हैं वो उनकी क्या क्वालिफिकेशन होता है हम सब जानते हैं। यानी ये केवल मोदी गवर्नमेंट के नहीं, कि पहले जो कांग्रेस था वो भी वैसा ही था। यानी द बेस्ट पॉसिबल टैलेंट कमिंग टू द टॉप and providing leadership, we have to learn from China. इसके साथ मैं सामूहिकता की बात कर रहा हूं। मैं मित्रों ये कहना चाहता हूं कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की कार्य पद्धति में और एक अच्छा गुण है, वो पुराने नेताओं को भूलते नहीं है। आज जो पॉलिट ब्यूरो में नहीं है, आज जो जनरल सेक्रेटरी नहीं है, उनकी एक सिस्टम है दैट दे आर रेगुलरली कॉल्ड फॉर चिंतन बैठक्स। यानी कम्युनिस्ट पार्टी की चिंतन बैठक जो है, हर साल 1 या 2 हफ्ते आज के और पुराने नेता, पैदा है नाम का एक जगह है, वहां जाते हैं। दे स्पेंड 1 or 2 weeks. ऑफ कोर्स व्हाट दे डिस्कस इज नेवर पब्लिसाइज्ड, लेकिन उनका चिंतन बैठक चलता है। हमारे यहां मार्गदर्शक मंडल बना, उस मार्गदर्शक मंडल में अडवाणी जी थे, अटल जी थे और भी थे। उस मार्गदर्शन मंडल का एक भी मीटिंग नहीं हुई। दिस इज द सामूहिकता इन इंडियन सिस्टम। सामूहिकता, मैं और एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब जुलाई 1 तारीख को 100 साल हुए, जो कार्यक्रम हुआ तियाननमेन स्क्वायर बेजिंग में, आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आप YouTube पर जाइए। जो मंच है, उस मंच पर केवल शी जिनपिंग नहीं थे, सभी पॉलिट ब्यूरो के मेंबर्स थे और पुराने जो पॉलिट ब्यूरो के थे वो भी थे। उनकी उपस्थिति में सेंटिनरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी सेलिब्रेटेड। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 2022 में जब 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट किया जाएगा, तो क्या आप मोदी जी के साथ पुराने राष्ट्रपति हो या पुराने हमारे नेता हो, दूसरे पार्टी के हो या भाजपा के हो, क्या उनको आप मोदी जी के साथ देखेंगे? जब पार्लियामेंट का नया भवन बनने के लिए जो वास्तु यानी भूमि पूजन हुआ वास्तु का, उस कार्यक्रम में ना राष्ट्रपति थे, ना उपराष्ट्रपति थे, ना स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ओनली प्राइम मिनिस्टर। कहां है सामूहिकता? नेक्स्ट लेसन, फ्लेक्सिबिलिटी इन आइडियोलॉजी। हमें यह नहीं समझना चाहिए कि कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा में कोई भी बदलाव नहीं आया है। कम्युनिस्ट पार्टी के
विचारधारा में, आइडियोलॉजी में बहुत सारा बदलाव आया है। वो कहने के लिए मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, माओइज्म की बात कहते हैं, लेकिन आज की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वहां मार्क्सिज्म कम है और चाइनीज कल्चर ज्यादा है, चाइनीज नेशनलिज्म ज्यादा है। जब रूस की कम्युनिस्ट पार्टी का पतन हुआ और सोवियत यूनियन टूट गया, उससे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने बहुत सारे सबक सीखे और उसके बाद उन्होंने अपने आप को बहुत कुछ बदला है। यानी इट इज नॉट अ वेरी डॉगमेटिक पार्टी, इट कंडक्ट्स एक्सपेरिमेंट्स, इट इज एक्सपेरिमेंटेटिव, इट इज इनोवेटिव। नेक्स्ट लेसन फ्रेंड्स, भ्रष्टाचार। वहां भी भ्रष्टाचार है, यहां भी भ्रष्टाचार है, लेकिन भ्रष्टाचार के प्रति एक प्रकार का इंटॉलरेंस मैं समझता हूं कि वहां ज्यादा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका जो अभियान है, लगभग 10,000 पार्टी के मेंबरों को उन्होंने जेल भेजा है भ्रष्टाचार के आरोप पर। और ना केवल छोटे मोटे, they say that not only flies but even tigers will be caught, and they have caught many tigers and put them behind bars. और हमारे यहां कहने के लिए ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन भ्रष्टाचार के बारे में कोई कार्रवाई होती है तो केवल दूसरे पार्टियों के नेताओं पर होती है, कभी भी स्वयं के पार्टी के नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर नहीं होती है। नेक्स्ट लेसन, अध्ययनशीलता, यानी अभ्यास मंडल है, इसलिए मैं इस पर जोर देना चाहता हूं कि द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी गिव्स इमेंस इंपॉर्टेंस टू स्टडी, बोथ स्टडी, कलेक्टिव स्टडी एंड सेल्फ स्टडी। वहां एक सिस्टम है, पार्टी स्कूल की सिस्टम है। पूरे यानी राजधानी से लेकर, बीजिंग से लेकर प्रोविंशियल कैपिटल्स एंड इवन डिस्ट्रिक्ट कैपिटल्स तक पार्टी स्कूल्स हैं, और हर एक मेंबर को उस पार्टी स्कूल में जाकर अध्ययन करना ही पड़ेगा विभिन्न विषयों पर। चीन की एक विशेषता यह है कि चाइना में पार्टी और गवर्नमेंट अलग अलग नहीं है। पार्टी इज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज पार्टी। हमारे यहां ब्यूरोक्रेसी नॉन पॉलिटिकल है, वहां ब्यूरोक्रेसी के लोग भी वो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर ही होना चाहिए। तो ब्यूरोक्रेसी के सभी विषय, वो अर्बनाइजेशन हो, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो या स्पेस रिसर्च हो, जो भी हो, सभी विषयों में पार्टी के लोगों को ट्रेन करने के लिए एक बहुत बड़ी श्रृंखला है पार्टी स्कूल की। और इस पार्टी स्कूल का नेतृत्व जो जनरल सेक्रेटरी होता है वही करता है, यानी इतना इंपॉर्टेंस देते हैं। और चाइना में यूनिवर्सिटीज, थिंक टैंक्स, इनकी सुनवाई बहुत ज्यादा होती है, भारत में इतना नहीं। यानी हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक थिंक टैंक को ये जो जिम्मेदारी दी जाती है कि आप किसी न किसी विषय में आप स्पेशलिस्ट बनिए और सरकार को अपना फीडबैक देते रहिए। Last lesson, friends, why China has succeeded? It is their approach of people first. यानी सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है, वो पॉइंट है, प्रायोरिटी है, वह जनता की भलाई, जनता का कल्याण। I am not saying that they have succeeded 100%, but they know that if people are not satisfied, they will overthrow the कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसलिए जनता को खुश रखने के लिए, यानी जनता की समस्याओं को हल करने के लिए उनका सतत प्रयास रहता है। और जनता में कुछ किसी कारण नाखुशी है या गुस्सा है, नाराजगी है, तो उसे समझकर उसे करेक्ट करो। इसका मैं एक अभी मोस्ट रिसेंट एग्जाम्पल देना चाहता हूं। मित्रों, वहां जैसे भारत में स्कूल एजुकेशन में ट्यूटोरियल्स चलते हैं, बच्चे स्कूल में कम पढ़ते हैं, ट्यूटोरियल्स में ज्यादा पढ़ते हैं, और ट्यूटोरियल्स की जो फी होती है वो स्कूल फी से दुगुना तिगुना होती है।
वही चाइना में भी था। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास होने के लिए ट्यूटोरियल में जाओ अपने बच्चे को, और वहां तो वन चाइल्ड पॉलिसी अभी तक, तो एक ही बच्चा है, ही शुड सक्सीड। तो उस बच्चे के लिए कुछ भी करने के लिए पालक तैयार होते हैं, एंड दे सेंड टू द बेस्ट ऑफ ट्यूटोरियल क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लासेस। लेकिन ओनली द रिच कैन अफोर्ड दिस, द पुअर कैन नॉट अफोर्ड। तो अभी अभी पिछले हफ्ते चाइनीज गवर्नमेंट ने तय कर दिया है कि उनकी जो ट्यूटोरियल सिस्टम है, और बहुत बड़ी सिस्टम है, $100 बिलियन ट्यूटोरियल बिजनेस, उसको उन्होंने कहा कि अब उसके बाद आप इस ट्यूटोरियल को बिजनेस की तरह नहीं चला सकते हैं, इसको नॉन प्रॉफिट बनाओ, नॉन प्रॉफिट बेसिस पर चलाओ। आप कंपनी इसको बिजनेस की तरह नहीं चला सकते हैं। फिनिश्ड। व्हाई? दे से दैट ऑल चिल्ड्रन शुड हैव इक्वल फैसिलिटीज इन स्कूल्स। कितना कठोर निर्णय! और इसके पीछे और भी एक कारण था, क्योंकि वो वन चाइल्ड सिस्टम पॉलिसी से अब 3 चाइल्ड पॉलिसी तक जा रहे हैं, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम होते जा रहा है और आगे चलकर लेबर फोर्स कम होगा। तो वो चाहते हैं कि अब हर एक परिवार में कम से कम 3 बच्चे हों, और 3 बच्चे हो जाएंगे तो ट्यूटोरियल एक के लिए परवड़ता नहीं है, 3 के लिए कैसे होगा? दिस वाज वन मोर रीजन दे सेड दैट नो फॉर प्रॉफिट ट्यूटोरियल्स, नॉन प्रॉफिट ट्यूटोरियल्स। यानी जनता के लिए, जनता में जो नाखुशी है इसे समझकर रिस्पॉन्ड करना, ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की इसके सक्सेस के पीछे एक कारण है। मित्रों, मैं और भी कुछ विषयों को जोड़ना चाहता हूं, विशेषकर आप इसमें आपकी रुचि होगी शायद, कि भारत चीन के संबंध और चीन पाकिस्तान के संबंध, इसको लेकर हमारे देश में बहुत सारे विचार हैं, और इसी के कारण चाइना के प्रति एक प्रकार से नाराजगी भी है। इसके बारे में भी मैं आगे कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन मैं मेरी आरंभिक बातों को यहीं पे समाप्त करता हूं, और मैं चाहूंगा कि अभ्यास मंडल के आप के साथ मैं कुछ चर्चा भी करूं, और आपके कुछ प्रश्न होंगे या टिप्पणियां होंगे, उस पर मैं भी कुछ रिस्पॉन्ड करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद कुलकर्णी साहब। 1920 से 2020 तक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी 1949 से अभी तक चीन की खामियों सॉरी, आप सबको कहिए कि दूसरों के अनम्यूट कर दें, क्योंकि कोई आवाज आ रही है दूसरे की। तो सुबह से परेशान करके रखा है। या प्लीज गो ऑन। वे में अपनी बात रखा है, और भारतीय राजनीतिक दल उनसे क्या सीख सकते हैं। समय की अपनी सीमाएं हैं, फिर भी कोई साथी सिर्फ प्रश्न के रूप में अपनी बात रखना चाहिए, तो कृपया और कुलकर्णी साहब को जवाब देंगे। सिर्फ प्रश्न उनसे सहमत असहमत हो सकते हैं, करना बना सीधे प्रश्न जाता है, तो कृपया अपने पानी चालू करने वाला अब्दुल गया था, और अब्दुल को काम। उपाध्याय जी, मैं बीच में कुछ बोल सकता हूँ? हाँ जी। कुलकर्णी साहब, धरती पे जितने भी मानव शक्ति है 45% भारत और चाइना के पास है। आसपास मिला दें तो दुनिया की आधी जनशक्ति हमारे पास है। और चाइना जो है बौद्धिज्म को मानने वाला, और हम उसके जन्मदाता। तो ये विरोधाभास हमारे बीच में क्यों बना है इतना? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सर एक हाँ हाँ, और
कोई साथी करना चाहे तो कृपया रखते हैं। कुलकर्णी साहब परमिट करेंगे तो बाद में कुछ कमेंट्स है मेरे। त्रिवेदी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए। यस त्रिवेदी साहब बोलिए, अनम्यूट करिए माइक अपना। हाथ खड़ा कर रहे हैं ऊपर। त्रिवेदी साहब बोलिए, माइक माइक आपका, आवाज नहीं आ रही त्रिवेदी साहब। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक अनम्यूट करिए। सर कुलकर्णी साहब आप अपनी बात रखिए। देखिए, दुनिया में केवल 2 राष्ट्र ऐसे हैं जिनकी आबादी, जिनकी लोक संख्या 100 करोड़ से ज्यादा है, इंडिया एंड चाइना। और हम दोनों एशियाई राष्ट्र हैं और हम दोनों सिविलाइजेशनल नेशंस हैं। वी आर नॉट लाइक अमेरिका। वी हैव a long history of our civilizations going back to 5,000 years. और हमारे सिविलाइजेशन में बहुत साम्यता है। इस बात को लोग समझते नहीं है। लेकिन जो प्रश्न पूछा गया है बुद्धिज्म, देखिए मैं कई बार वहां गया हूं और बुद्धिस्ट टेम्पल्स गया हूं, और वहां के बुद्धिस्ट टेम्पल्स आप जाएंगे तो ये तो बुद्धिस्ट है या हिंदू है ऐसा लगता है। वहां बुद्धिज्म और हिंदुइज्म में वो फर्क नहीं करते हैं। उनको लगता है कि भारत से जो भी आया है वो बुद्धिज्म ही है। और वहां की आम जनता में भारत के प्रति सद्भावना है, गुडविल है कि भारत ने हमें बुद्धिज्म दिया। तो बुद्धिज्म भारत और चाइना को जोड़ने वाला एक बहुत बड़ा एक लिंक हो सकता है। और जिन्होंने प्रश्न पूछा है इनसे मैं बिल्कुल सहमत हूं कि भारत में, चाइना में आज धर्म के प्रति हम समझते हैं कि वहां कोई धर्म नहीं है, वहां रिलीजन के लिए कोई स्थान नहीं है, गलत है। There is a big rise in religiousness amongst the people of China. तो इस बात को समझकर भारत के धार्मिक नेता चाइना जाए, वहां योग तो बहुत पॉपुलर हुआ है। तो भारत और चीन के बीच जो संवाद है वो केवल मंत्री और डिप्लोमैट्स के बीच नहीं होना चाहिए, वो जनता के बीच भी होना चाहिए, दोनों देशों के धार्मिक लोगों के बीच भी होना चाहिए। भारत तो जनक है धर्मों का, तो भारत से संदेश जाना चाहिए। बुद्ध की शिक्षाएं तो अच्छी थी, लेकिन हमारी वैदिक जो सभ्यता थी वो ज्यादा विकसित सभ्यता थी। आज का जितना विज्ञान, जितनी खोज हुई है वो वैदिक सभ्यता में पहले से ही हो चुकी है। और उस हिसाब से उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम कहा था। तो हमारी जो जड़ें हैं वो पाकिस्तान में है, सिंधु घाटी की सभ्यता, वो वैदिक सभ्यता थी। और भारत पाक मैत्री के लिए अगर सिंधु घाटी का उपयोग किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। इसके लिए आप कुछ कर रहे हो तो मुझे बताइए, और मुझे अगर आप जोड़े तो प्रसन्नता होगी। आपने बिल्कुल सही कहा है कि भारत चीन इस मैत्री को बढ़ाने के लिए हमारे जो स्पिरिचुअल हेरिटेज है इसका पूरा हमें अध्ययन करके एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा, और वही बात पाकिस्तान के लिए भी लागू है। मैं अध्यक्ष के लिए सादर आमंत्रित पूर्व कुलपति विजय विश्वविद्यालय वरिष्ठ उद्बोधन है। आदरणीय सचिन कुलकर्णी साहब और सभी मित्र लोग, हम आपके
विचारों से चाइना कहाँ से कहाँ पहुंचा, ये सुन के अभिभूत भी हुए। मगर मेरे कुछ मूलभूत मेरे दिमाग में, मैं आपके ऊपर तो ऐसी मेरी हिम्मत नहीं कर सकता कि भाषण पे कुछ कमेंट करूं, मगर मेरे अपने विचार जो हैं, मैं चाइना में 2 बार ही गया हूँ, ज़्यादा नहीं गया हूँ, और काफ़ी सुधार उनकी एजुकेशन में। जिन चाइनीज़ को पहले चाइनीज़ लैंग्वेज के अलावा कोई लैंग्वेज नहीं आती थी मोस्टली, तो आज उनकी लैंग्वेज की स्थिति मेरी समझ में, इंग्लिश भी आज वो अंग्रेज लोगों से ज़्यादा अच्छी बोलते हैं, क्योंकि उनके स्कूलों का अध्ययन किया, उनके स्वास्थ्य का अध्ययन किया, तो अच्छी चीज़ है। मगर उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें तो जो विस्तारवाद की नीति, और खास करके जो विस्तारवादी नीति है, आज भी 600 से 800 स्क्वायर किलोमीटर भले हम डिनाई करें, उन्होंने हड़प रखा है या उनका कब्जा है, ये कह सकता हूँ। ऑटोनॉमी की जहाँ तक बात है, हांगकांग उनके साथ है, मतलब उस हिसाब से, मगर वहाँ आज भी ऑटोनॉमी हांगकांग को कोई दी नहीं गई। दूसरी बात, सब अच्छाइयों के बावजूद मेरा तो यही है, ऑल दैट ग्लिटर्स, हमारे भी कुछ, आपने कुछ संगठनों का नाम लिया, शायद उन्होंने वो पद्धति चाइना से सीखी कि वहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग सर्विलेंस है, काफ़ी सर्विलेंस है, और इतना सर्विलेंस है कि ये मैं अंदाजन 2002 की बात कर रहा हूँ, जब मैं गया था, यूनिवर्सिटीज, ग्लोबल यूनिवर्सिटी नेटवर्क था जिसमें एशिया पैसिफिक रीजन था। सच मानिए, मेरा वहाँ जाना क्लियर तभी हुआ, इनविटेशन तो पहले, बहुत पहले आ गया, जब तक कि यहाँ से, यहाँ की चाइनीज एम्बेसी का वीसा तो लगता ही था, तब तक उन्होंने नहीं दिया। तो अच्छाइयाँ बहुत हैं, अपने देश के लिए वो मर मिटने को तैयार होते हैं, और वो किलिंग इंस्टिंक्ट हमारे में नहीं है, किलिंग इंस्टिंक्ट है ही नहीं। आपने ठीक कहा, मैंने गरीबी वहाँ देखी है, मगर आज नहीं है, ये भी बात सही है। मगर जो बातें करते जा रहे हैं, एडवांसमेंट उनका काफ़ी है, मगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज भी उनके प्रति शंका की स्थिति बनती है। कोरोना वायरस को ही ले लीजिए, अभी भी विश्व ये डिस्कस कर रहा है कि उसका ओरिजिन कहाँ हुआ, कैसे हुआ। आज भी वो इस स्थिति में नहीं है कि WHO को भी सही जवाब दे पाए। मैं प्रशंसक हूँ चाइना का, बहुत बड़ा प्रश्न। आपने जैसा कहा 20,000 स्टूडेंट मेडिसिन पढ़ते हैं, मैं भी एक मेडिसिन का ही छात्र हूँ, तो वो वहाँ इसलिए जाते हैं कि हमारे देश ने मेडिकल शिक्षा को, आज किसी की, सामान्य व्यक्ति की तो हिम्मत नहीं हो सकती कि वो मेडिकल शिक्षा में जाए, मगर आज भारत का विद्यार्थी वहाँ जाके 5-6 लाख में डॉक्टर बन के आ जाता है। और यहाँ कम से कम मैं मेडिकल काउंसिल में भी रहा हूँ, तो 1 करोड़ से ज़्यादा लग रहा है सर। और जिस तरीके से, देखिए, रिजर्वेशन तो होना चाहिए, उसमें कई, मगर प्रोपोर्शनल तो देखना पड़ेगा, एक कॉमन मैन को तो देखना पड़ेगा। आज जो मिडिल क्लास है वो कहाँ जाएगा? या तो आप, हमारे 2 शरीर की स्थिति हो गई, जो अफोर्ड कर सके वो जाइए, तो या लीजिएगा, और तो हम कहीं भी उसके पासन नहीं बैठते। विकास की दृष्टि से हम कितने भी अपने आप को कुछ कह दें, हम विकासशील ही रहेंगे, विकास नाम की चीज़ नहीं है। और जहाँ तक सवाल है, वहाँ पे भी माइनॉरिटी के साथ जो होता है, आप ज़्यादा जानते हैं, एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट आप बहुत अच्छा जानते हैं, और हम तो कई अरसे से चाहते थे आपको सुने। शिवाजी ने तो हमें कई बार कहा, हमने कहा कि मैं तो बहुत खुश होऊंगा
अगर सुदिन जी को बुलाओगे तो ये हमारे लिए एक सौभाग्य होगा कि एक अच्छे सोच के व्यक्ति को हम यहाँ बुलाएं, सुने। आप बार बार आए तो भी अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी तो हमारा ऑनलाइन हो रहा है। जब कभी आप पूरा पहले आए हैं तो मैं आपको धन्यवाद तो क्या दूं, आपका प्रशंसक भी हूँ। भले मेरी विचारधारा किसी भी ना आरएसएस से मिलती है ना किसी और से मिलती है। विचारधारा में मैं बहुत, क्योंकि कम्युनिस्टों की विचारधारा भी एक दूसरे से नहीं मिलती। हमारी कंट्री में तो 3-4 तरीके के कम्युनिस्ट हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ एक ही कम्युनिस्ट बात, मगर कम्युनिस्टों का आदत तो इसलिए भी करना चाहिए। हमारे शहर में भी एक ऐसा उज्जवल व्यक्तित्व था, ओमी दादी साहब। ओमी दादी साहब तो था, इनमें बहुत अच्छे लोग हैं। मगर आज हम उस स्थिति में क्या आए हैं कि मानव अधिकारों के मामले में या दूसरे मामलों में रशिया टूटा क्यों, ये तो आप भी जानते हैं। और मैं कोई इतिहासकार भी नहीं हूँ। आज ग्लासनोस्ट और पेरेट्रोइका की बातें सुनते हैं और आज यूएसएसआर सिर्फ रशिया रह गया, तो वहाँ पे भी डेमोक्रेसी की तरफ, क्योंकि हर आदमी की विचार डेमोक्रेसी की तरफ जाते हैं। हम तो भगवान कृष्ण को मानने वाले, श्रीनाथ जी का रहने वाला, तो वहाँ तो सबे भूमि गोपाल की वो वाला मामला है। तो मैं आपको नतमस्तक, आपने बहुत अपना समय दिया और आपको कम समय में आपने हमको गागर में सागर कर दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत सर। धन्यवाद। मैं अभ्यास मंडल के हमारे वरिष्ठ सदस्य उपाध्यक्ष आदरणीय अशोक कोठारी जी से अनुरोध करूंगा कि वे सभी के प्रति आभार व्यक्त करें। कि अशोक कोठारी जी। माइक अनम्यूट कर लीजिए कोठारी जी। माइक अनम्यूट नहीं हुआ। हेलो। हाँ सर बोलिए। हाँ जी। हाँ सर, आज 62 साल की संस्था इंदौर में कार्यरत है। अभ्यास शब्द का जो महत्व की व्याख्या आपने की, हम लोगों का आपने उत्साहवर्धन किया। आने वाले 100 साल तक ये संस्था के लिए आपने एक टारगेट दिया है कि अभ्यास इन स्टडी, और कार्यकर्ताओं को भी आपने जो प्रेरणा दी है, चाइना की अच्छी बातें बताई है, उसको हम सकारात्मक रूप में लेते हैं। हमारा देश कैसे उस ओर विकास करे। आपने इतना चिंतन के साथ अपना व्याख्यान दिया। भले ही चाइना की आपने तारीफ की है, पर उनकी अच्छाइयों को हम फॉलो करें, यही आपका संदेश है। अभ्यास मंडल परिवार की ओर से आपको बहुत साधुवाद, आभार व्यक्त करते हैं और हमसे आप जुड़े रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। ये चंद्र प्रकाश त्रिवेदी जी है ना, इनका फोन आया था। बोल रहे थे वक्ता के लिए मेरे को बुलाना, बात करना। कौन है? बोले तो क्या चंद्र प्रकाश त्रिवेदी मॉडलिंग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वगैरह प्रोफेसर। हाँ, वो बोल रहे थे बाद में बोले ना, नहीं वक्ता के लिए कोई सब्जेक्ट बोले बताना मेरे को, कोई व्याख्यान करो। जबरदस्त तो स्पीच